तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन के बारे में। इस लीनियर इक्वेशन में ये जो मेरा वीडियो है ये इंट्रोडक्शन पे बनाया गया है। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ग्राफिक मेथड्स क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, कैसे हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा रिगार्डिंग 3rd चैप्टर ऑफ क्लास 10th, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 variables. Welcome to Quality Coaching online classes. तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले इंट्रोडक्शन के बारे में। तो पहला वर्ड जो आता है आपके चैप्टर से, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एक लीनियर इक्वेशन का मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने लिखा 4x plus 5 is equals to 0. That is called linear equation. क्यों इसे linear equation बोलते हैं बच्चों? Because यहाँ पर डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है बच्चों? 1 है। ऑलरेडी आप लोग भी पढ़े होंगे प्रीवियस चैप्टर में। डिग्री क्या है बच्चों? 1। जहां पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसे हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन, और इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए ऐसे पॉलिनोमियल में। दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब आता है थोड़ा सा आगे बढ़े तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोला है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है? जहां पे 2 वेरिएबल्स होते हो और हमारे इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज कॉल्ड एक्स। तो आइए एक और इक्वेशन लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है कि यहां 2 वेरिएबल है, एक है x और दूसरा है y। तो इस तरह के पॉलिनोमियल में हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहां पर क्या है आपका x है और y है। x और y इट इज कॉल्ड डबल वेरिएबल। अब यहां पे बच्चों आप देखोगे यहां पर 2 क्या है बच्चों? वह आपका x का कोफिशिएंट है और 3 क्या है? y का कोफिशिएंट है। तो और 4 जो है कांस्टेंट टर्म है। इससे मिलकर क्या बनता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसे हम चाहें तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पर ये जो मैंने लिखा है ये वेरिएबल्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया है। यहां पर a जो है और b जो है वह क्या कंडीशन में होंगे कि हमें सेटिस्फाई करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहां पर a का कंडीशन है a नेवर इक्वल्स टू 0। a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो 0 x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और यह वेरिएबल डबल वेरिएबल वाला नहीं रह पाएगा। जो यहाँ 2 वेरिएबल्स लिखा है ना, इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसलिए a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b भी कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब ये एक्सप्रेशन हमें सेटिस्फाई करता है क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सेटिस्फाई करता है। ओके है। अब आता है, फिर से मैं चलता हूं चैप्टर के तरफ। चैप्टर में क्या लिखा है बच्चों? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब है कि इस चैप्टर में हमेशा एक इक्वेशन नहीं 2 इक्वेशन दिए होंगे, 2 इक्वेशंस मेंशन किए होंगे। 2 इक्वेशंस होंगे डबल वेरिएबल के। तो 2 इक्वेशन को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूं बच्चों? तो जरा ध्यान दीजिएगा। लिख सकते हैं हम लोग a1x प्लस b1 y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहाँ c1 लिख लो, ठीक है ना। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, यानी फर्स्ट इक्वेशन का मतलब ये पहला पेयर फर्स्ट जो है लीनियर इक्वेशन है। सेकंड को मैं अगर डिनोट करूंगा तो उसे कैसे डिनोट करूंगा बच्चों? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके क्या होंगे?
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखे होंगे। ये यहां पर A1 क्या दिखा रहा है कि अलग वैल्यूज है, क्या है यहाँ पे अलग वैल्यूज है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं आपको, अगर मैं इसे एग्जाम्पल पे दिखाता हूं तो दैट इज कॉल्ड, अगर मैं दो इक्वेशन को लूं तो 2x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें आपके दो इक्वेशन मेंशन होंगे और इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है। यहाँ a और b जो है वह आपका रियल नंबर हो सकता है। a b क्या हो सकता है, यहाँ पे रियल नंबर हो सकता है, यानी 2 3 -1 कुछ भी हो सकता है a और b। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सा मेथड होता है, किसके जरिए हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दो मेथड्स है बेटा, एक है आपका ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है अलजेब्रिक। तो ग्राफिकल मेथड्स में तीन सिचुएशन होते हैं, इन तीनों सिचुएशन को हम लोग समझते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, जैसे आपको बताया था अभी कि आपके जो इक्वेशंस होते हैं वो a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में होता है, और सेकेंड जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो a2x b2y प्लस c2 के फॉर्म में होता है। और मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिया है और आइए इसको वेरीफाई करते हैं। तो पहला जो सिचुएशन है बच्चों वो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। हम चेक करते हैं क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है। तो यहाँ पर a1 क्या था, मैंने अभी आपको बताया था a1 का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पर b1 का मतलब क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ y। तो अपने एग्जाम्पल में जरा सा हम आएंगे और यहाँ देखेंगे क्या कि a1 क्या है। तो a1 है बच्चों यहाँ पे 4 है ना, a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4। a2 क्या है बच्चों 7 है, a2 क्या है 7 है, ओके है। अब आता है इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। और अब b1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ y क्या है यहाँ पे 5 है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 9 है। तो 4/7 आया बच्चों और 5/9 आया, क्या दोनों ये आपस में इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। और जब ऐसा सिचुएशन आता है और हम इस लीनियर इक्वेशन के लिए जब डाटा तैयार करेंगे और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ भी लाइन ऐसा क्रिएट होगा, ठीक है। और जब सेकंड के लिए मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा बेटा डाटा बना के, जैसे आप बॉक्सेस बनाते हो ना, अगर मान लो इसको मुझे ग्राफ पे ड्रॉ करना हो तो क्या करोगे, x कुछ ले लोगे y कुछ ले लोगे, इसको सॉल्व करके आप जो है डाटा बनाओगे। हर एक लाइन जो है एक इक्वेशन को दिखाएगा। सेकंड इक्वेशन पे सेकंड लाइन जब बनाओगे तो ये कहीं इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा इंटरसेक्ट। तो ऐसा जब सिचुएशन आता है तो यहाँ पर जो फर्स्ट चीज आपको मिलती है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता है। क्या मिलता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इन नोट्स बना लो आप, इंटरसेक्टिंग लाइन आपको मिलता है कब, जब ऐसा सिचुएशन दिखता है तब, ठीक। अच्छा, इस इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है, तो इस इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है कि अगर इस तरह के डाटाज आपको दिखाई देते हैं तो इस दो पेयर ऑफ इक्वेशन से हमें यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलता है, वैल्यूज जो है एक फाइंड होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को हम चाहे तो वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो सेकंड चीज क्या मिला मुझे इस इक्वेशन से कि ये जो है यूनिक सॉल्यूशन मुझे देगा, ओके। थर्ड चीज क्या होता है बेटा, कंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंट, ये इक्वेशन को मैं बोल सकता हूं क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्यों है, कंसिस्टेंट होने का रीजन है बच्चों कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सिंगल सॉल्यूशन भी आता है तो हम उस इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलते हैं, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, नो सॉल्यूशन आता है, तो हम उसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यहां पर एक सॉल्यूशन निकला है, यूनिक सॉल्यूशन निकला है, तो हम इस इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं,
कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। तो ये मेरा था फर्स्ट केस। अब आइए सेकंड केस को समझते हैं। तो बच्चों सेकंड केस क्या है ग्राफिकल्स मेथड का, दैट इज कॉल्ड a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यानी मैं तीनों में अब कंपैरिजन करने वाला हूं। तो एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने ले रखा है, ये आपका एग्जाम्पल है, इस पे जरा सा मैं कंपेयर करता हूं। तो एग्जाम्पल आपके सामने है बच्चों। a1 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x मैंने क्या लिया 10 ले लिया। a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ x 20 हो गया। यहाँ 6 अपॉन 12 हो गया y का कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट टर्म, यहाँ c का मतलब क्या है कांस्टेंट टर्म, दैट इज कॉल्ड 3 अपॉन 6। अब हम इसको जरा सा क्या करते हैं स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल हो गया, क्या गया 1 अपॉन 2, 6 2 जा 12, 1 अपॉन 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज कॉल्ड 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है सिचुएशन कि ये तीनों आपस में बराबर है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों सिचुएशन जब आपस में बराबर है तो अगर हम इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, जब तीनों चीज बराबर है तो इस इक्वेशन को जब मैं इस ग्राफ पे ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ हुआ मान लीजिए। अब दोनों में जब कोई डिफरेंस ही नहीं है तो जब मैं सेकेंड इक्वेशन को ड्रॉ करूंगा तो भी क्या होगा, ठीक इसके ऊपर कुछ इस तरीके से इसी के ऊपर क्या होगा ड्रॉ होते जाएगा, है ना, ये इसी के ऊपर ड्रॉ होगा। तो इस तरह के सिचुएशन में अब लास्ट वाले में क्या था इंटरसेक्टिंग लाइन था, इसमें हमको क्या मिलेगा कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक के ऊपर एक ड्रॉ हो रहा है, एक के ऊपर एक ड्रॉ हो रहा है। तो जब भी कोइंसिडेंट लाइन मिले तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हर जगह सिचुएशन सॉल्यूशन आपको मिलेगा, हर जगह आपको सॉल्यूशन मिलेगा, हर जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जितनी बड़ी लाइन होगी उतना इंटरसेक्शन हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है, कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता है। क्या है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, आपको कई सॉल्यूशंस इसमें मिलेंगे एक्स वाई के, है ना। और थर्ड वन क्या था कि अगर यहां पे सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट। क्यों भाई, क्योंकि यहां पे क्या है कई सॉल्यूशंस हैं, तो इसे हम कंसिस्टेंट कह सकते हैं। ये मेरा था सेकंड केस। अब हम लोग समझेंगे थर्ड केस के बारे में। तो थर्ड केस है बच्चों आपके सामने, आइए इसको भी चेक करते हैं। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखते हैं क्या है केस में। तो एग्जाम्पल आपके सामने मैंने ले रखा है पहले से ही। तो यहाँ पे a1 मतलब आपका 2 अपॉन 6 a1 और a2 यानी कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये हो गया, यहाँ हो गया 4 अपॉन 12, यहाँ हो गया बच्चों 3 अपॉन 2। इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1 अपॉन 3 आया, 1 अपॉन 3 आया, ये तो होगा नहीं। तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। तो क्या ये बराबर है, तो यहाँ पे ये बराबर नहीं है, यहाँ पे ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो जब बच्चों ऐसा केस आता है तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे, इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा लाइन आपका ड्रॉ होगा, ठीक है। सेकेंड वाले को जब ड्रॉ करोगे आप अपने ग्राफ पेपर पे तो वह इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसके पैरेलल जाएगा। आप समझते हो ना पैरेलल लाइन जो कभी भी एक दूसरे को टच और इंटरसेक्ट ना करे। तो ये दो पैरेलल लाइन क्या होंगे क्रिएट होंगे। इस तरह की सिचुएशन में अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करते हो तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे पहला पॉइंट कि इस तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या मिलने वाला है, पैरेलल लाइन मिलने वाला है ना। सेकेंड वन क्या आता है बच्चों कि जब पैरेलल लाइन है तो इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे सर। तो मैंने पहले ही बताया है कि जितने इंटरसेक्शन होते हैं उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। पहले केस में 1 इंटरसेक्शन था तो 1 सॉल्यूशन था, दूसरे केस में लाइन के ऊपर ही लाइन हो गया था तो क्या था मेनी सॉल्यूशन था। और यहाँ तो पैरेलल है, ये तो कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा बच्चों नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है।
थर्ड आता है बेटा कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसे हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, और जहां कोई सॉल्यूशन होगा उसे हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये था आपका ग्राफिकल मेथड्स। अब हम लोग अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो सेकंड जो मेथड होता है बच्चों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का है, वो है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में तीन मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो इन तीनों मेथड्स को हम समझेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करता हूं। यहाँ पे दो आपके इक्वेशन दिए हुए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। तो मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 1 और इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यूज कर रहा हूँ किसका, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है बच्चों, कि सब्स्टिट्यूट करो, एक इक्वेशन में वैल्यू को निकाल के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। मान लो आपने क्या किया, x का वैल्यू यहां निकाल लिया, मतलब कि x को सेपरेट कर लिया, ठीक है, और जो x की वैल्यू आई उस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, कहां से लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई। x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई, y को इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये जो आया वैल्यू, ये मेरा हो गया थर्ड इक्वेशन, ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सेकेंड वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आइए सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो यहां था 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। तो मैंने क्या किया, 4x के जगह यानी x के जगह ये वैल्यू रख लिया, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 26। सॉरी, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 26। ओके, तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आता है इसको सॉल्व करने की बारी, ठीक। तो ब्रैकेट खोला तो कितना हो गया, 4 3 जा 12, मैंने यहां लिख लिया 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस 4y क्या हो गया, माइनस 4y। बाहर क्या था, माइनस 3y था, माइनस 3y इज इक्वल टू 26 हो गया बच्चों। दैट्स कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। अब ये आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 उधर शिफ्ट कर जाएगा, माइनस 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 7y, 26 जब 12 इधर आया तो क्या होगा, माइनस 12, therefore minus 7y is equals to लेस हो गया तो कितना हुआ, 4 and 1 14, therefore y is equals to, सिंबल को भी इधर मैंने शिफ्ट कर दिया, तो 7 2 जा 14 यानी -2 आ गया। क्या आ गया, -2। ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है, y की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है बेटा, y की वैल्यू आई है। अब हम मैं y की वैल्यू क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है ना। यहां मैं लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं क्या, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी y की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो मैं यहां पे y की वैल्यू क्या रख लिया बच्चों, y की वैल्यू -2 रख लिया, दैट्स इक्वल टू 3, therefore x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, अब माइनस उधर शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो बहुत ही इजी है, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एलिमिनेशन मेथड को अब सॉल्व करते हैं। मेथड है बच्चों वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का अब यूज करके हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने दो इक्वेशन दिए हुए हैं बच्चों, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। एलिमिनेशन का मतलब है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया जाए, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया जाए। तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, तो आप चाहो तो y को एलिमिनेट कर सकते हो, चाहो तो x को एलिमिनेट कर सकते हो। क्या प्रोसेस होता है, काफी सिंपल है
कि हम इन दोनों के वैल्यूज को कैसे सेम करें। तो यहाँ पर 2x है और यहाँ x है, तो ये सिंगल वैल्यू है। तो अगर मैं चाहूँ इसको इक्विवेलेंट करने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो सेकेंड इक्वेशन है, इसी इक्वेशन 1 है आपका और ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, मैं सेकेंड इक्वेशन में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इस सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया 2 का, ओवरऑल 2 का मल्टीप्लाई किया, 5y इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2। यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो गया माइनस 10y हो गया और इज इक्वल्स टू 12 हो गया। अब आप देखोगे कि ये जब आपने इसके कांस्टेंट के वैल्यू से, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को ही सेम करना होता है, तो कांस्टेंट टर्म को सेम कैसे कह सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ 3 होता तो मैं 3 से इसमें मल्टीप्लाई करता और 2 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करता तो ये बराबर हो जाता। लेकिन यहाँ 3 तो था नहीं या कोई और डिजिट है नहीं, 1 है केवल, तो 1 से जब इस पे मल्टीप्लाई करूंगा तो इटसेल्फ आएगा, इसलिए मैंने केवल 2 उठाया और 2 से इस पूरे सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है 2x ये दोनों में सेम हो गया। क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, जब हम सेम कर लेते हैं तब क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कंपैरिजन करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका था 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 और सेकंड इक्वेशन आया है आपका बच्चों 2x माइनस 10y एंड 12, है ना। तो इसको कंपैरिजन अब करेंगे। कंपैरिजन में क्या होता है बच्चों कि पहले हम साइन चेंज करते हैं। जो ये 2x है, इसको अगर ये प्लस है तो मैंने क्या किया, इसको माइनस कर दिया। ये माइनस है तो इसको प्लस कर लिया, ये प्लस है तो इसको मैंने माइनस कर लिया। ओके, यहाँ साइन चेंज करते हैं, ये प्रोसेस है। प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये हो गया 0। यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये जुड़ गया तो कितना हो गया, 13y हो गया। ये माइनस 12 है प्लस 4 है तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 गया 8, अब बढ़ेंगे आगे माइनस, इसलिए माइनस 8। देन y इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, माइनस 8 अपॉन 13। अभी ये एक आंसर आपने एलिमिनेशन मेथड से निकाल लिया है, y इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 13। अब क्या करेंगे कि ये y की वैल्यू है तो हम किसी भी एक स्टेटमेंट में इसको वैल्यू को पुट करके क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड हमें इजी दिख रहा है क्योंकि यहाँ वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो मैंने इस इक्वेशन में x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6 में सब्स्टिट्यूट कर दिया y की वैल्यू को। y की वैल्यू को यार मैं पुट करूंगा, x माइनस 5 इंटू माइनस 8 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 6। ओके, अब इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, सिंपली माइनस माइनस प्लस 8 5 जा 40 अपॉन 13। ओके, इतना। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ इज इक्वल्स टू क्या है, 6 है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा जगह की कमी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब ये पूरी वैल्यू मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा। जब उधर पूरी वैल्यू शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू ये वैल्यू इस साइड शिफ्ट करूंगा तो 6 माइनस 40 अपॉन 13। जैसे एलसीएम लेंगे, 1 है यहाँ पे तो 13 हो गया, 13 6 जा 78 माइनस 40। देयरफॉर कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो 40 गया तो कितना हो जाएगा, 38 अपॉन 13। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, x की आ गई। किसकी आ गई, x की वैल्यू आ गई, है ना। तो ये आपका x का वैल्यू हो गया और ये आपका y का वैल्यू होगा। दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो थर्ड मेथड है बच्चों है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप अच्छे से समझना। अब बहुत ही आसान है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो पहले अगर लीनियर इक्वेशन दिया हो तो आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, अब क्या करना है कि जो वेरिएबल है ना उस वेरिएबल को बच्चों बस डिवीजन के फॉर्म में आप लिख लो। ठीक है, तो वेरिएबल में x था पहले वाले में, दूसरे वाले में y है और तीसरे वाले में तो वेरिएबल है ही नहीं टर्म में, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 1 ले लिया। क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब आता है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो कुछ क्रॉस वाले काम करने होंगे कि नहीं, तो आइए क्रॉस वाले काम करते हैं। इसमें करना क्या है कि पहले वाले को ढको और इस सब का क्या कोफिशिएंट लिख लो, क्या वेरिएबल का कोफिशिएंट लिख लो और कांस्टेंट टर्म भी। तो मैंने लिख लिया +3 -2
-17 -6। ओके बच्चों, क्लियर है? तो ये मैंने इसको लिख लिया। अब क्या है कि इसको ढको, कैसे? बीच वाले को ढको। जब बीच वाले को आपने ढका तो क्या बचा आपके पास? 2/3 बचा ना, तो आपने 2/3 यहां पे लिख लिया। जब 2/3 लिख लिया तो अब क्या करना है? बस इसको ढक लो। तो अब आपने ऑलरेडी क्या किया है? 2/3 तो लिख लिया है, और क्या नहीं लिखा है? तो +3/-2 नहीं लिखा है, तो उसको आपने +3/-2 लिख लिया। ध्यान दो, ठीक है ना? क्या किया मैंने? इसको ढका, ठीक है, तो लिखा क्या? +3/-2 -17/-6। फिर मैंने इसको ढका, तो ये तो ऑलरेडी मैंने लिख लिया था इसको, तो ये वाला लिख लिया 2/3। ओके, अब ढकने की बारी किसकी है? कांस्टेंट टर्म की। जब इसको ढका तो मैंने ऑलरेडी 2/3 तो लिख लिया था, अब बचा क्या है? +3/-2, तो मैंने +3/-2 लिख लिया। ओके, अब क्या करना है? डायगोनली इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना? तो 3 × -6 कितना हो गया बच्चों? -18 हो गया। ओके, 217 17 2 जा 34, क्या हो गया? 34, तो मैंने यहाँ 34 लिख लिया। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +34 हो गया, लेकिन इन दोनों टर्म्स के बीच में हमेशा माइनस साइन रहेगा। इट्स ओके। नेक्स्ट चलते हैं y की तरफ। ध्यान दो, इसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो पहले इसको किया था, ठीक वैसे ही पहले इसको कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? -17 × 3 -51, ये आपने निकाल लिया। आगे क्या है? 6 2 जा 12 और प्लस माइनस -12, इसके बीच में क्या रहेगा बच्चों? माइनस का साइन रहेगा हमेशा। अब क्या है? इसमें आते हैं, तो देखो 2 2 जा 4 -4 3 3 जा 9, अब बाहर क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो ध्यान दीजिए, -18 और -34, तो 8 4 12 का 2 कैरी किया 1 52 और -52 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है बच्चों y, तो माइनस या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -51 और +12, लेस कर लिया तो कितना हो गया? यहाँ आपका हो गया 11 में से 2 गया 9 और 4 में से 1 गया 3, 39 हो गया, है ना? ये 39 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस है, तो आपका 6 2 जा 12, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे माइनस क्या हो गया? 39 हो गया। ठीक है, ये आपका -39 हो गया। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? -4 और -9 है, तो क्या हो जाएगा? -13 हो जाएगा। ओके है। अब क्या करना है अगले स्टेप में? सिंपली इसका कंपैरिजन कांस्टेंट वाले वैल्यू से आपको करना है। तो x निकालना है, तो क्या करना होगा? इसका कंपैरिजन आपको कांस्टेंट वाले टर्म से करना होगा। तो माइनस से माइनस क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? x इज इक्वल टू 52/13, तो 13 4 जा 52, क्या आ गया? x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 4। और अब क्या y की वैल्यू निकालनी, तो y का कंपैरिजन किसके साथ? 1/13 कांस्टेंट टर्म के साथ करना है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -39 इज इक्वल्स टू 1/-13। अब माइनस से माइनस क्या हुआ? कैंसिल हो गया। 39 क्या होगा? इधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू 39/13, तो ये हो गया y का वैल्यू 3। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये चीज अगर आपको आ गया तो ये आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों ये था आपका लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन का वीडियो, और आगे मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, एक्सरसाइज सॉल्व कराने वाला हूँ सिस्टमेटिक वे में। तो अब तक अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपने कुछ सीखा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।